इसके साथ ही नेपाल और चीन की सीमा से लगे इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 8:37 पर तिब्बत क्षेत्र में भूकंप आया था। इसके करीब 3 मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली। इससे आशंका ये जताई जा रही है कि भूकंप के झटकों से हिमनदी फटा होगा और उसके कारण बाढ़ आ गई होगी। साथ ही अधिकारियों के अनुसार बताया जा रहा है कि भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे तिब्बत की जो सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तस्वीर में कितना भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ की वजह से लगातार कई लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही कई लोग जो हैं वो भारतीय नागरिक लापता भी बताए जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन, साथ ही कई तरह की बचाव कार्य भी लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने खुद नेपाल के बालिन शाह से बातचीत करी है फोन पर। इसके अलावा पानी बढ़ने और चट्टानों के खिसकने से रसुवा जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आ चुकी है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी नदी के रास्ते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्व समेत बाकी जितने भी जिले हैं वहां तक इसका प्रभाव देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1070 जारी कर दिया है, ये नंबर है 107। साथ ही उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर कोई यूपी का नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो उसके परिजन तत्काल 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी और उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए दूतावास स्तर पर भी संपर्क शुरू कर दिया है। यूपी के सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है और साथ ही इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नेपाल में हुई क्षति को चिंताजनक बताते हुए दोनों जिलों के प्रशासन को जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा गया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी के सकुशल रहने की प्रार्थना भी की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय ने भारतीय और नेपाल दूतावासों से संपर्क किया है। दोनों दूतावासों से कहा गया है कि नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल यूपी के राहत आयुक्त कार्यालय के साथ साझा किया जाए। इसके अलावा नेपाल में आई बाढ़ का पानी बुधवार देर रात गंडक बैराज साथ ही वाल्मीकि नगर पहुंच गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि रात को करीब 8:30 बजे तक बैराज में जलस्राव में लगभग 20,000 क्यूसेक की वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने कहा है इसे लेकर कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है और साथ ही गंडक बैराज पर अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा तटबंधों की निगरानी के साथ साथ नियंत्रण कक्षों से भी नदी के जलस्तर और जलस्राव की लगातार जानकारी ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पूरी तरीके से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वहीं नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति और गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने की आशंका के बीच बिहार सरकार ने संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ा दी है। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बुधवार को कहा कि नेपाल से लगातार जल प्रवाह को लेकर जानकारी मिल रही है और संभावित स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर वहां के हालात की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में संभावित प्रभाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, राहत बचाव टीमों के साथ एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
आपके और हमारे संज्ञान में आया है कि नेपाल में जो रसवा क्षेत्र है वहाँ पे जो भोटे कोसी और त्रिशूली नदी है जो यहाँ पे आके नारायणी और गंडक के नाम से जानी जाती है, उसमें फ्लैश फ्लड की जानकारी प्राप्त हुई। उसमें काफी जानमाल की नुकसान की सूचना भी हमको प्राप्त हुई और उसी क्रम में उस अलर्ट को देखते हुए मेरे द्वारा पुलिस की पूरी टीम के द्वारा, पुलिस कप्तान साहब के द्वारा और बाकी पूरी हमारी जो टीम है उनके द्वारा जो हमारे नदी के उस पार जो गाँव है खड्डा क्षेत्र में और तमकोई क्षेत्र में, उन सारे गाँव का आज दौरा किया गया। वहाँ के लोगों से संपर्क किया गया, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से उन सबको जो है वो इस संबंध में अवगत कराया गया। साथ में ये भी बताया गया कि पैनिक होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां जो है वो अच्छी रहें, इसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पीएसी की जो फ्लड कंपनीज है उनको लगाया गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सबको जागरूक किया गया। नेपाल में आई भारी तबाही के बाद कुशीनगर से होकर जाने वाली नारायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। जिस प्रकार से रात 8 बजे तक लगातार 1.5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी इस गंडक नदी बैराज से छोड़ा गया था, ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि अचानक नेपाल से आने वाली नारायणी नदी का जलस्तर वो काफी बढ़ सकता है। ऐसे में कुशीनगर के खड्डा तहसील और तमकुही तहसील की जो स्थिति है वो काफी भयावह हो सकती है। इसको लेकर डीएम और एसपी ने बीते दिन दौरा भी किया था और लोगों को जागरूक किया था। लगातार उनका कहना है कि लोग पैनिक न हो और स्थिति पर नजर बनाए रखें। अगर हम बात करें प्रशासनिक अमले की, तो निचले स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे लोगों के बीच, तो लोगों को समझाते रहे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेपाल का भयावह स्थिति थी, उस स्थिति को लेकर लोगों के मन में डर जरूर था। लोगों का कहना है कि पूरी रात लोगों ने जगकर बिताया है। अगर हम बात करें अभी की, जो सुबह 7 बजे 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से जो नदी का स्तर है वो सामान्य है। ऐसे में लोगों के मन में जो डर था वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिख रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज पर। वह बैराज जो कि कल लगातार पानी का जो जलस्तर है जो नदी का वो बढ़ रहा था, जिसके चलते सभी फाटक खोल दिए गए थे। लेकिन अभी की स्थिति जो है वो सामान्य है, क्योंकि 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो इस बैराज से जो पानी जा रहा है, पानी में किस प्रकार से मलबे कचरा जा रहे हैं। यह साफ उस भयावह मंजर को दिखाता है जो नेपाल में घटी, क्योंकि इसमें जो पानी साफ होना चाहिए उसमें मिट्टी और लकड़ी उकड़ी आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग भी देख सकते हैं किस प्रकार से लकड़ियां बीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर जान को जोखिम में डालकर ये काम जरूर कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन भी मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उस भयावह मंजर की, जिसको लेकर कुशीनगर के तटीय इलाकों के लोग जो कि निचले इलाके में थे वो काफी डरे हुए थे। प्रशासन ने उन्हें समझाया है कि आप लोग निचले इलाके में न जाएं, ऊंचे इलाके में रहें, ऊंचे स्थानों पर रहें। और इसको लेकर अभी भी अगर गांव की बात करें तो गांव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जल पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष संवाददाता आनंद जी। आनंद जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, नेपाल में लगातार इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अभी इस वक्त इस बाढ़ को बचाने के लिए, इस बाढ़ पर नियंत्रित काबू पाने के लिए क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ बचाव अभियान जारी किया है सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए जो नेपाल में का रसवा क्षेत्र था, जहाँ भोटे काशी नदी, जहाँ पर ये अचानक भीषण बाढ़ आई थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, जहाँ नारायणी और गंडक नदियां हैं, जहाँ भोटे काशी नदी का पानी आकर मिलता है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, या जो जल पुलिस, पीएसी की जल पुलिस वाहिनी है, इन सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है। कल ये भीषण जो घटना हुई थी उसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय वहां से लापता भी हैं। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 1070। ये हेल्पलाइन नंबर है और उत्तर प्रदेश जो राहत आयुक्त कार्यालय ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक नेपाल में फंसा हुआ है तो किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो 1070 पर वो संपर्क कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो हमारे नागरिक वहां फंसे हैं उनकी सुरक्षित वापसी और उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच जो स्थिति है सीमावर्ती क्षेत्रों की, फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली है। बावजूद इसके प्रशासन और शासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बाढ़ की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो करीब 20 के ऐसे आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति है। वहां पर को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो राहत कार्य, बचाव कार्य हैं, वो उनको युद्ध स्तर पर जारी रखा जाए और चाहे जनहानि हो, पशु हानि हो या आर्थिक हानि हो, इन सब चीजों का आकलन करके 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाई जाए। जो तमाम मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो लगातार क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश शासन हो या जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरह से फिलहाल हाई अलर्ट पर है, बाढ़ की स्थिति को लेकर भी और जो नेपाल में आपदा आई है उसके बाद की सिचुएशन को लेकर।
अभी तक कौन कौन से जिले में बाढ़ आने की खबर सामने आई है? देखिए, जो नेपाल की घटना हुई थी, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो श्रीनगर और महाराजगंज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, पर उसके कारण से भी बहुत भीषण स्थिति हो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बाकी जो उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश हो रही है, उसको देखा जाए तो 17 से 20 के करीब जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। चाहे लखीमपुर खीरी की बात करें, बहराइच की बात करें, गोंडा की बात करें, बदायूं है, बलिया है, तमाम जिले हैं इसी तरह से जहां पर प्रशासन अपने युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं ताकि किसी तरह की जो स्थिति असामान्य न होने पाए। लोग जितने प्रभावित हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, मदद पहुंचाई जाए। ये तमाम चीजें हैं जिनमें प्रशासन लगातार लगा हुआ है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में भीषण बाढ़ का नजारा देखने को मिल रहा है। चंपावत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही शारदा बैराज और नदी घाटों पर बड़ी निगरानी। एसडीआरएफ टीम 24 घंटे मुस्तैद। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जारी है। सीमावर्ती टनकपुर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही सेनानायक एसडीआरएफ के निर्देश पर टनकपुर की एसडीआरएफ टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शारदा बैराज, शारदा घाट और संवेदनशील तटीय इलाकों में एसडीआरएफ जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। टीम ने घाटों और निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों को नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को लेकर जागरूक किया। लोगों से नदी किनारे अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की गई है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ टीम आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे तैयार है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने सिंचाई, राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ नदी के जलस्तर और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने को कहा है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। जैसे कि जिलाधिकारी लगातार सिंचाई, राजस्व और पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ नदी के जलस्तर और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही है ताकि जो भी स्थिति बनी हुई है इस पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की बात करें तो टीम ने घाटों और निचले इलाकों में पहुंचकर वहां के लोगों और यात्रियों और साथ ही मछुआरों को नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को लेकर जागरूक किया है, उन्हें बताया है। इसके साथ ही लोगों से नदी किनारे अनावश्यक रूप से न जाने की अपील भी की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और चीजें सही ढंग से बनी रहें। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ टीम भी तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहाड़ों में तेज बारिश, बद्रीनाथ हाईवे 30 मीटर वॉश आउट हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेपाल की बाढ़ से चंपावत में अलर्ट जारी कर दिया है। नदी नालों पर जाने पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ मरवाड़ी पुल से आगे हाथी पहाड़ के पास सड़क करीब 30 मीटर तक वॉश आउट हो गई है। हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रभावित हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। चमोली में ही भूस्खलन के चलते निजमुला मार्ग बंद है। साथ ही सुतोल गांव में धनसाव से 10 मकानों में दरारें आने की सूचना है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, खटीमा और उत्तरकाशी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु तिवारी, जो हमारे संवाददाता हैं। विष्णु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में देर रात रुक रुक कर बारिश चल रही है, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में? देखिए, अभी तो प्रयाग और के पास जो है यहाँ पर कई मार्ग ऊपर से पत्थर आ गए हैं, तो उससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। रात में प्रशासन को खबर मिली, जैसे ही प्रशासन लगा हुआ है
यात्रा को सुचारू रूप से लाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा यात्री कम है, लेकिन बद्रीनाथ और लोग जाया करते हैं, बद्रीनाथ का रास्ता है ये, और ये मेन रास्ता है वहाँ, तो इसको किसी तरह से सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करी जा रही है। और शायद अभी प्रयास यही रहेगा कि अगर मौसम खुला है इस समय, तो अभी घंटे 2 घंटे के अंदर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जी, इसे लेकर हाईवे बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम और जो हेमकुंड साहिब जो यात्रा है वो भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो प्रभावित हो चुका है। तो इसे लेकर अभी क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए अभी वहाँ पर चारों लगा हुआ है, चारों ने वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, मशीनें भी लगा रखी गई हैं, जो कि मलबा प्रॉपर वहाँ पर पत्थर गिर रहा है, मतलब प्रिकॉशन भी लिया जा रहा है, किसी को कोई अनबरी घटना न हो, किसी की चोट न लगे, तो उसकी कोशिश करी जा रही है। और संदेह प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, काम की चालू से चला के मार्ग को चालू कर दिया जाए। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब बात करते हैं रांची की। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नए खनिज एक्ट विरोध आर पार के मूड में सीएम हेमंत सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। जी हां, ये बात सीएम हेमंत सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के एमएमडीआर एक्ट यानी कि खान और खनिज विकास एवं विनियमन में किए गए संशोधन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खनिजों पर राज्य के अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस कदम को अपनी मंजूरी तक दे दी है। साथ ही सरकार इसको लेकर ये मान रही है कि राज्य के खनिज संसाधन यहाँ की जनता की संपत्ति है और इनसे मिलने वाले राजस्व से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके साथ ही केंद्र के इस कदम को राज्य सरकार ने संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इसमें वित्त सचिव प्रशांत किशोर, वाणिज्य कर सचिव अमित कुमार और खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा मौजूद रहे। अधिकारियों ने संशोधन की वजह से होने वाले वित्तीय प्रभाव और इसके कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। वित्त मंत्री ने आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह। अजय सिंह, इस खबर पर क्या अपडेट अभी देखने को मिल रही है? देखिए साक्षी, जो केंद्र सरकार द्वारा जो हाल ही में लागू किए गए हैं खान और खनिज संशोधन जो विधेयक है, तो उसको राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती देगी। इसका कारण, मुख्य कारण कल जो है इसमें विभागीय जो मंत्री हैं उसकी कल राज्य सरकार द्वारा उसकी मंजूरी भी मिल गई है। ये कारण ये है कि जब इसका जो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दे रही है, उसका कारण है कि ये जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और उसमें उस आदेश के आलोक में जो है झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित करके और खनन क्षेत्रों में सेस लगाने की व्यवस्था की थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को केंद्र सरकार जो है उस आदेश को जो है निरस्त करना चाहती है, जिससे झारखंड को इससे आर्थिक बहुत नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि इसके जब ये राशि जब नहीं मिलेगी, लगभग 2026-27 में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्य सरकार को विभिन्न कोल कंपनियों के पास झारखंड सरकार की जो बकाया राशि है 13,602 करोड़ रुपया, उस पर भी ग्रहण लगने का जो है अंदेशा लगा रहेगा। यानी लबो लुभाव है कि इस काले कानून को जब इसमें राज्य सरकार में जब लागू हो जाएगी तो कानून जो है ये राज्य सरकार पर जो है पूरी अर्थव्यवस्था राज्य सरकार की चरमरा जाएगी। क्योंकि पहले की बात जब होती थी तो संशोधन से पूर्व जो है राज्य सरकार को प्रति टन 785 रुपए मिलते थे। अब जब ये लागू हो जाएगा
तो इसमें मात्र इसको 334 रुपए ही प्राप्त होंगे। यानी जितनी भी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं होंगी, वो पूरी तरह प्रभावित होंगी और जो है इससे झारखंड की जो वित्तीय स्थिति है चरमरा जाएगी। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल देखने को मिल रही है। साथ ही महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल देखने को मिल रही है। छात्रावास नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रावास, आयु सीमा जैसी तमाम मांगों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से, जी हां, 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का लगातार इसको लेकर आरोप है कि सरकारी छात्रावासों में उन्हें अनावश्यक पाबंदियों, अपमानजनक नियमों और साथ ही असुरक्षित सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पुणे में आयोजित इको ऑफ स्टूडेंट्स कार्यक्रम के समय छात्राओं ने अपनी परेशानियां साझा की। छात्राओं के मुताबिक छात्रावास में प्रवेश के लिए 30 सालों की आयु सीमा, कई अपमानजनक नियम और असुरक्षित व्यवस्था लागू है। छात्राओं ने महिलाओं के लिए कथित तौर पर अनिवार्य गर्भावस्था जांच जैसे तमाम नियमों को अमानवीय बताते हुए इस पर गंभीर सवाल उठा दिए। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि वे महाराष्ट्र के दूर दराज के आदिवासी इलाकों से पढ़ने के लिए आते हैं। वे सरकार से किसी दया या विशेष सहायता की नहीं, बल्कि अपने कानूनी शैक्षणिक अधिकारों और शासन द्वारा निर्धारित बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर उनकी समस्याएं सुनें और इस मामले का जल्द समाधान निकालें। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सरबजीत। सरबजीत, महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी आंदोलन हो चुका है, झारखंड में भी हो चुका है आंदोलन। तो अब स्टूडेंट्स 10 दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी और वो क्या उम्मीद रखते हैं इस चीज जिस तरह से महाराष्ट्र के पुणे में अब पिछले 15 दिनों से आदिवासी छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि छात्रों ने जो राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था उसमें भी शामिल हुए थे और अपनी मांगों को बताया गया था। जिसके बाद राहुल गांधी ने एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र लिखकर छात्रों से मिलने की और उनके मांगे पूरे करने की अपील की थी। हालांकि आज 15 दिन हो चुके हैं, छात्र अभी भी अपने मांगों पे अड़े हुए हैं, 15 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के ये कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन की नौबत आती ही क्यों है जब इस पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर लगातार उनसे सरकार से मांगों भी की गई है। हालांकि उनका सरकार से उनका अल्टीमेटम भी मिल चुका गया है, उसके बावजूद भी अभी तक हड़ताल जारी है। सरकार देखना है कि सरकार के मंत्री वहां पे पहुंचे थे बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बताई, उनकी मांगों को पूरा नहीं करने का आश्वासन दिया गया। तो उनकी जब तक उनकी मांगे लिखित में नहीं दी जाती, पूरा नहीं करने का आश्वासन दिया जाता, तब तक अपने हड़ताल पे बने रहेंगे, ऐसा कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।